ऑल स्टूडेंट वेलकम, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट है टैक्स, जिसको कहते हैं कर। क्या कहते हैं? कर। कर क्या है? कर की डिफिनेशन क्या होती है? आप सुने होंगे, कर सुने होंगे, सब्सिडी सुने होंगे, शुल्क सुने होंगे, सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से जब सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर अतिरिक्त मौद्रिक भार डाला जाता है और उस व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से वहन किया जाता है, ये वहन किया जाने वाला धन जो कहलाता है वो टैक्स कहलाता है, कर कहलाता है। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कर की अवधारणाओं को समझना होगा, और कर की अवधारणाओं को समझने के लिए उसमें उसके 3 टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से जब सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर अतिरिक्त मौद्रिक भार डाला जाता है और उस व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से वहन किया जाता है, जिसे टैक्स कहते हैं। आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी, क्यों ऐसा क्या है? सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार द्वारा कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ किसानों की इनकम कम है, गवर्नमेंट जॉब में रहने वालों की इनकम ज्यादा है, उनको रेगुलरिटी पेमेंट मिलता है। सब में समानता लाने के लिए सरकार जो है कहती है कि आप इनकी मदद कीजिए। अगर वैसे कहा जाए कि आप अपने पड़ोसी की मदद कीजिए तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सबको समान रूप से लाने के लिए, सबकी मदद करने के उद्देश्य से सरकार जो है अतिरिक्त मौद्रिक भार, वो एक इनकम निर्धारित करती है कि अगर 2 लाख से ज्यादा आपकी इनकम होगी सालाना, तो जो अतिरिक्त आपको धन मिलेगा उस पर एक टैक्स के रूप में आज से कुछ भाग वसूल करके वो अन्य जगह, अन्य समाज के कल्याण के उद्देश्य के लिए लगाया करेगी। अब आप इसमें 2 शब्द पढ़े होंगे, उद्देश्य एक शब्द आया है, उद्देश्य और लक्ष्य 2 शब्द होते हैं। जब आपको हम पंचवर्षीय योजना पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं कि अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है। तो लक्ष्य जो होता है बेटा वो क्षणिक होता है और उद्देश्य जो होता है वो दीर्घकालिक होता है। लक्ष्य का जिस तरह से वृद्धि एवं विकास का अंतर होता है, जिस तरह मौसम और जलवायु का अंतर होता है, उसी तरह से लक्ष्य और उद्देश्य का अंतर होता है। मौसम प्रतिक्षण बदलने वाली दशाओं का नाम मौसम है और दीर्घकालीन दशाओं का नाम जलवायु है। वृद्धि एकाकी होता है, विकास चतुर्दिशिक होता है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्य क्षणिक होता है और उद्देश्य दीर्घकालिक होता है। तो यहाँ पर सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर अतिरिक्त मौद्रिक भार डाला जाता है और उस व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से वहन किया जाता है, जिसे टैक्स कहते हैं। टैक्स को समझने के लिए इसकी 3 अवधारणाएं होती हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कराधान, कराघात और करापात। जब किसी एक व्यक्ति पर कर से संबंधित कानून लगाया जाए और वह उसके ऊपर आघात पहुंचे, टैक्स को समझने के लिए अर्थात कर को समझने के लिए हमें कर की अवधारणाओं को समझना होगा। कर की अवधारणाओं में कराधान, कराघात और करापात।
अब ये देख रहे हैं कराधान, कराघात और करापात। कराधान का अर्थ होता है कर से संबंधित कानून लागू करना, और कराघात का अर्थ होता है उस व्यक्ति के ऊपर कर को आरोपित करना, जबकि करापात का अर्थ होता है उस व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से वहन किया जाना। तो इस तरह से कर की अवधारणाओं को समझने के लिए कर के वर्गीकरण में बड़े अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं, जिसे आप कहा जाता है डायरेक्टिव टैक्स एंड इनडायरेक्टिव टैक्स। एंड अब यहां आप पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। क्या पढ़ेंगे? अप्रत्यक्ष कर। आप देख रहे होंगे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, इसको अभी मैंने आपको कर की अवधारणाएं बताया, कराधान, कराघात, करापात। अब ये वर्गीकरण है कि क्या कहते हैं, ये किसका है? कर का वर्गीकरण है। कर का वर्गीकरण जिसके अंतर्गत हमें यह समझना है कि कर को कितने प्रकार से कर को लागू किया जाता है। तो एक कर प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है, और इस चीज को समझने के लिए हमें कराधान, कराघात और करापात में जाना होगा। आप देखेंगे मैंने अभी अभी बताया कि कर से संबंधित कानून लागू करना कराधान कहलाता है, और उसके ऊपर कर को आरोपित किया जाना कराघात कहलाता है, और उस व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से वहन किया जाना करापात कहलाता है। तो यहां प्रत्यक्ष कर जब जो होता है, कराधान, कराघात, कराधान कर से संबंधित कानून, और कराघात उसी के ऊपर कर आरोपित हो जाना और उसी के द्वारा अंतिम रूप से वहन किया जाना। जब तीनों अवधारणाएं किसी एक व्यक्ति पर लागू होती है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर। जैसे कोई अध्यापक है, अध्यापक की इनकम अगर 50,000 सैलरी है तो आप समझ लीजिए 6 लाख हुआ। अब उसकी इनकम क्या है? 2 लाख से ऊपर है, जो सरकार ने निर्धारित किया उससे ऊपर है, तो उस पर टैक्स लगना है, और उस टैक्स को जो अतिरिक्त धन है उसी पर लगाया जाएगा। तो उस व्यक्ति के ऊपर कर से संबंधित कानून लगाया जाएगा, उसके बाद उसको कर, उसके ऊपर कर आरोपित किया जाएगा, और वह व्यक्ति अंतिम रूप से कर क्या करेगा? अदा करेगा। यदि अदा नहीं करता है तो उसका अगला वेतन रोक दिया जाएगा। तो ये कौन सा कर कहलाएगा? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मूल उदाहरण कौन होता है? आयकर। क्या होता है? आयकर। क्या होता है? आयकर। आयकर इसका क्या है? मुख्य उदाहरण है। जबकि आप अप्रत्यक्ष कर में देखेंगे, जब कराधान, कराघात किसी एक व्यक्ति पर और करापात किसी और व्यक्ति पर होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। कर से संबंधित कानून किसी और पर लागू होता है और फिर वो कानून उसके ऊपर आरोपित किया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से वो वहन नहीं करता है, वहन कोई और करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर। अब आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में हमें इस चीज को समझना होता है कि अप्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे आप ले लीजिए बिक्री कर, मूल रूप से क्या होता है? बिक्री कर। जैसे सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, एक शब्द आ गया है शुल्क, अभी इसकी भी परिभाषा बताते हैं। तो इस तरह से अब बिक्री कर और सीमा शुल्क के अंतर्गत आप क्या देखेंगे? जैसे आप खिलौना खरीदने गए, कोई वस्तु खरीदने गए, तो जो जहां खिलौना बनता है सबसे पहले सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है। या दवा खरीदने गए, सरकार टैक्स किसके ऊपर लगाती है? उस दवा बनाने वाली कंपनी के ऊपर। और दवा बनाने वाली कंपनी जब उसका मूल्य का निर्धारण करती है तो अपने लाभ को लेकर के टैक्स को लगा करके करती है। तो वो देती है होलसेल विक्रेता को, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता जब देता है, क्या कहते हैं, फुटकर विक्रेता को, तो टैक्स शुरू से जितना लगा उतना लगाते चले जा रहे हैं। और लास्ट में जब ग्राहक दवा खरीदने जाता है तो दवा का तो पैसा देता ही है, लेकिन उसमें लिखा रहता है विथ टैक्स। दवा देखिए, अगर कोई दवा खरीदिए, कोई खिलौना खरीदिए, तो उसमें लिखा रहता है विथ टैक्स, मतलब टैक्स भी इसमें जोड़ा गया है। तो वो टैक्स कौन अदा किया? हम आप किए। कौन किए? हम आप। लगा किस पर था? कंपनी पर, दवा बनाने वाली कंपनी पर कराधान लगा, कराघात लगा, उसने वहां अदा भी कर दिया, लेकिन वो अंतिम रूप से जो है किससे लिया? ग्राहकों से लिया। ग्राहकों से लिया नहीं लिया? अब आप देख लीजिए कि कराधान, कराघात किसी एक व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन करापात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है, तो इसी का नाम होता है अप्रत्यक्ष
कर। एक चीज इसमें एक शब्द आपको देखने को मिला है, शुल्क क्या है। देखिए, हमने कहा कि सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर अतिरिक्त मौद्रिक भार डाला जाता है और उसे उस व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से वहन किया जाता है। कोई सुविधा नहीं लेता वो, लेकिन जब हम किसी सुविधा के बदले में जो धन सरकार को देते हैं उसका नाम है शुल्क। जैसे कहेंगे आप, कैसे सर? तो हम कहेंगे शिक्षा शुल्क। कौन शुल्क? शिक्षा शुल्क। जैसे सड़क शुल्क, भाई हम सड़क पर चल रहे हैं तभी तो हम गाड़ी लेकर चलेंगे, तभी तो हमारे ऊपर गाड़ी का टैक्स लगता है, गाड़ी चेक होती है कि आपने वो बनवाया कि नहीं बनवाया है, इसका क्या कहते हैं, टैक्स पेमेंट किया है कि नहीं किया है। होता ही नहीं होता है। जब हम किसी सुविधा के बदले में सरकार को अतिरिक्त मौद्रिक देते हैं, मुद्रा पेमेंट करते हैं सुविधा के बदले में, तो उसी का नाम शुल्क है। उसी से लगा हुआ शब्द, एक शब्द आता है सब्सिडी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी? सब्सिडी क्या है? और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि कर क्या है, कर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार लेती है हमसे आपसे, समाज में समरसता समानता लाने के लिए। और उसी तरह से शुल्क के बारे में बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी सुविधा के बदले में जो सरकार को धन वहन करता है उसे शुल्क कहते हैं। फिर बात आती है, सर सब्सिडी क्या है? तो उत्पादन लागत का वह भाग जो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं अदा किया जाता है, बल्कि वो धन सरकार द्वारा अदा किया जाता है, तब जो है उसी को सब्सिडी कहते हैं। जैसे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल पर सब्सिडी देना चाहती है सरकार। अब जैसे इस समय 100 रुपए लीटर तेल हो गया है, अगर तेल वहां से बाहर से आ रहा हो, महंगा तेल आ रहा है, अगर वो मान लीजिए वहां से 150 ला रही है, 150 रुपए में यहाँ आपको 100 रुपए में दे रही है, सरकार 50 रुपए, कौन देता है वो 50? तो सरकार कहती है कि अगर इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो हमारी सरकार चली जाएगी, जनता त्राय त्राय करके मुझे वोट से नकार देगी। तो उससे बचने के लिए वो क्या करती है, कहती भैया जितना आपका लागत आता है आप इनसे लीजिए, कंपनी वालों से कहता है, लेकिन जो अतिरिक्त जो आपकी अब की बार महंगा हुआ है, 50 रुपये अतिरिक्त बढ़ रहा है, उस पैसे को हम पेमेंट कर देंगे। और जब सरकार उस पैसे को अदा करती है, उत्पादन का वह भाग जिसे सरकार द्वारा वहन किया जाता है, अतिरिक्त भाग जो होता है जिसे सरकार द्वारा वहन किया जाता है, उसी को सब्सिडी व उपादान कहा जाता है। हिंदी में उपादान कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले आपने पढ़ा टैक्स क्या है, दूसरे पर पढ़ा आप टैक्स की अवधारणाएं क्या हैं, तीसरे पर पढ़ा आप टैक्स का वर्गीकरण क्या है, और चौथे पर मैंने आपको बताया कि एक यहाँ सीमा शुल्क आया था जिसे सड़क शुल्क कहा गया। और इसी तरीके से 2, 3, 4 शब्द हैं, जैसे उत्पाद शुल्क हुआ, बिक्री कर हुआ, मनोरंजन हुआ। जैसे आप जाते हैं मनोरंजन में, जैसे आप फिल्म देखने गए हाल में, तो हाल टैक्स अदा करता है वहां पर, लेकिन फिल्म जो बनती है, जो प्रोड्यूसर होता है उसी के ऊपर टैक्स लग जाता है, वहीं से चलती है। और अंतिम रूप से जो सिनेमा थिएटर मालिक होता है वो ग्राहकों से टैक्स लेता है कि भैया इतने का टिकट है, इतना टैक्स लग गया, अब इतने का टिकट पड़ेगा। कोई जब टैक्स फ्री फिल्म होती है तो उसकी कीमत कम होती है, समझ रहे हैं नहीं, और टैक्स लग जाता है। अब लगना था प्रोड्यूसर पर, लगा प्रोड्यूसर पर, आरोपित हुआ प्रोड्यूसर पर, कर से संबंधित कानून उसके ऊपर लगा और उसे आरोपित किया गया, लेकिन वो वहां तो अदा कर दिया, लेकिन अंतिम रूप से यहाँ कौन किससे लिया? सिनेमा देखने वालों से, ग्राहकों से लिया। तो इसी को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। तो मैंने आपको प्रत्यक्ष कर पढ़ा दिया, अप्रत्यक्ष कर पढ़ा दिया। और ऐसे कुछ समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इसको पढ़ने के लिए हमें जितने भी टैक्स लगते हैं उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज, जो ये टैक्स लिया जाता है ये जाता कहाँ है? ये सरकार के पास जाता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार, अनुच्छेद 280 के अनुसार जो है, भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक आवश्यकता अनुसार एक आयोग का गठन करता है। एक आयोग का गठन करता है, वो है वित्त आयोग। इस समय जान रहे हैं 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां नहीं होगा, 15वां बीत चुका होगा, अब 16वां वित्त आयोग चल रहा होगा। क्यों जी, 16वां चल रहा है, 15वां? ये नहीं क्लियर है।
मतलब करंट में देखना पड़ेगा। अब वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य ही है कि जो भी टैक्स आता है, जो भी कर आता है, उसका वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच, दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार, जैसे आप यूपी के हैं तो यूपी में मुख्यमंत्री मतलब प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं, देश में प्रधानमंत्री होते हैं, तो इनके बीच उसी धन का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से दोनों सरकारें उसको लेकर के समाज के कल्याण के लिए वो लगाती हैं पैसे को, और इस तरह से टैक्स को जो है अंतिम रूप से लागू किया जाता है। टैक्स ये आप समझ लीजिए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसको भी आपको जान लेना होगा। ये वर्तमान समय में 12वां 2004 नहीं 16वां ही चल रहा होगा, 5 साल बाद ये जो है अब बदला जाता है। और ये आप अच्छे से जान लीजिए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं, और वहीं से जो है वित्त आयोग एक संस्था बनी और जिसके माध्यम से टैक्स का बंटवारा किया गया। और आप देखेंगे कि ये टैक्स का पूरा टॉपिक जो मेन बातें हैं वो चीज आपको बताई गई, जो वनडे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। टैक्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा, विशेष करके पहला क्वेश्चन आपको ये जरूर मिलेगा कि आप बताइए कि टैक्स और कि शुल्क और सब्सिडी में क्या अंतर है, और उसके बाद इसकी अवधारणाएं क्या हैं, या टैक्स को किस लिए वसूला जाता है, और ये वसूल करके कौन सी ऐसी संस्था है, किस अनुच्छेद के तहत इसका बंटवारा किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए गए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न उभर करके आएंगे, जिसका आंसर आप बाखूबी दे सकेंगे।